तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1089 का टाइटल है अंडर सीज। सीज का मतलब होता है जब फोर्सेस एक एनिमी टेरिटरी को चारों तरफ से घेर के उनको सरेंडर करवाते हैं तब उसको सीज बोला जाता है। ये एक ट्रेडिशनल वॉर टैक्टिक्स है जिसको हम लोगों ने कई सारे वॉर्स में प्ले आउट होते हुए देखा है, पर ये चैप्टर में ये अंडर सीज का एस्पेक्ट रिफर कर रहा है मरीन्स को, क्योंकि एगड आइलैंड को मरीन्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर जिस लेवल का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो नेक्स्ट लेवल पे है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पर 100 शिप्स आया है जिसमें 20 ग्रेट वॉरशिप्स है, उसमें हमको 9 वाइस एडमिरल दिखाई दे रहे हैं, एक एडमिरल दिखाई दे रहा है जो हमारा भाई किजारू, और इस बार यहाँ पर हमको पर्सनली एक 5 गोरोसिस का बंदा भी दिखाई दे रहा है जो है सैंड जे गार्सिया सैटन। तो मतलब इन लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट को, और यहाँ पर नरेटर बोल भी रहा था स्पेसिफिकली कि बस्टर कॉल को ये कंप्लीटली फेल कर देता है। ये जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट है वो बस्टर कॉल को कंप्लीटली फेल कर देता है। ये चैप्टर का पेज पे हमको नामी मैप्स ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रही थी, और एक काउ मैन हाइब्रिड काउ वाला बंदा जो कुछ भी है यार वो बेसिकली लाइन मारे जा रहा था नामी के ऊपर। और इस पूरे कवर पेज में पीछे खिड़की से बाहर कोई तो स्टेयर कर रहा था, बाहर से मतलब खिड़की के बाहर से कोई तो स्टेयर कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो सांजी है, किसको पता यार कौन है वो, पर ये एक ठीक ठाक कवर रिक्वेस्ट था, ठीक ठाक कवर पेज था। ये चैप्टर की शुरुआत होता है ईस्ट ब्लू के फुशा विलेज के साथ, जहाँ पर उनको फुशा विलेज का मेयर दिखाई दे रहा था, माकिनो दिखाई दे रही थी, माकिनो का छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, दादान भी दिखाई दे रही थी हमको यहाँ पर। तो ये सब सारे लोग यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं गाप के डिसअपियरेंस को लेके। हमको बताया कि गाप गायब हो गया है, लास्ट बार हम लोगों ने उसको देखा था वो था फुल आइलैंड आइलैंड पे, बहुत ही मैसिव फाइट हुआ था और गाप को कैप्चर कर लिया था ब्लैक बेड पायरेट्स ने। तो अभी वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सब सारे लोगों का रिएक्शन देख रहे थे जो बहुत ही क्लोज थे गाप से। फुशा विलेज का मेयर इस न्यूज को लेके हमको इनिशियली काम दिखाई दे रहा था, पर हमको बाद में पता चलता है कि ये न्यूज उसको परेशान कर रहा था क्योंकि वो चिल्ला भी रहा था एक टाइम पे। माकिनो के बच्चे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माकिनो का बच्चा लूफी के पोस्टर को देख देख के कई सारी चीजें कर रहा था। वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है लूफी का पोस्टर, लूफी को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है वो। अब हमको पता नहीं है कि उस बच्चे का बाप कौन है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि रूमर है पूरे वन पीस कम्युनिटी में कि वो एक्चुअल में शैंक्स का ही बेटा है, पर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, वो सब सारे रूमर्स ही हैं, ठीक है। पर ये जो लूफी का न्यूज था जो छपा है न्यूज़पेपर में, इसके बारे में हमको पहले से ही पता है। मॉर्गन्स ने छापा था कि लूफी ने किडनैप कर लिया है वेगापंक को, इसके बारे में हमको पता चला था पहले ही। तो यही था वो लूफी का सेगमेंट या लूफी का न्यूज इस पूरे न्यूज़पेपर में। अब लुलुशा किंगडम के इंसिडेंट में हमको पता है कि ईमू मदर फ्लेम इस वेपन को यूज करके पूरे लुलुशा किंगडम को गायब कर देता है वर्ल्ड मैप से। उसके ठीक 6 दिन बाद एक भयंकर अर्थक्वेक आता है जिसके इम्पैक्ट को पूरे वन पीस की दुनिया में महसूस किया जाता है। इस अर्थक्वेक के वजह से वन पीस की दुनिया का जो सी लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर से राइज कर जाता है। तो इसके वजह से हमको कई सारे आइलैंड्स लिटरली डूबते हुए दिखाई दे रहे थे, समझ होते हुए दिखाई दे रहे थे समुंदर में। हमको नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, वेस्ट ब्लू, ईस्ट ब्लू में सब सारी जगह पे केओस दिखाई दे रहा था, और वो मेरे को एक काइंड ऑफ कूल लगा जहाँ पर हमको कई सारे लोगों का और अपीयरेंस दिखाई दे रहा था या रिएक्शन दिखाई दे रहा था। जैसे कि हमको ग्रैंड लैंड के रिवर्स माउंटेन में लबून रोर करते हुए दिखाई दे रहा था, हमको आइसबर्ग दिखाई दे रहा था वाटर 7 में, हिना हमको नेवी एचक्यू में दिखाई दे रही थी, और हमारा बाय मोमोनोस्के भी दिखाई दे रहा था वानोकुनी में। तो ये काफी एक मेरे लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट था जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। पर यहाँ पर जो बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था, बड़ा इवेंट था, वो ये था कि जहाँ पर ईमू ने अटैक किया था अपने मदर फ्लेम्स के जरिए से लुलुशा किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वहां पर लुलुशा किंगडम में लिटरली एक बहुत ही बड़ा मैसिव होल हो गया है। ये बहुत ही इंसेन है मेरे भाई, हमको लिटरली मतलब बहुत ही बड़ा होल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर मतलब वाटरफॉल चालू हो गया है। ये मुझे बहुत ज्यादा याद दिलाता है एनियस लॉबी का, और मैंने देखा है कई सारे रेडिट पे लोग बोल भी रहे थे कि एक्चुअल में जो गॉड वैली था वो एक्चुअल में एनियस लॉबी के जगह पे ही था। वन पीस कम्युनिटी में इसको लेके बहुत सारा थियरीज आना चालू हो जाएगा। पर ये जो वेपन है मदर फ्लेम जिसको वेगापंक ने बनाया है, ये बहुत ही एक डिजास्टर्स और बहुत ही एक क्रेजी लीथल वेपन है मेरे भाई। मैंने जब पहली बार देखा था इसको मेरे को ऐसा लगा था कि ईमू ने यूरेनस एंशिएंट वेपन को यूज किया है। अभी तक वो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो वेपन है वो एक्चुअल में यूरेनस को रेप्लिकेट करके बनाया गया है या यूरेनस के ब्लूप्रिंट को लेके बनाया गया है। मे बी ईमू के पास यूरेनस का ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए से ये वेपन बनाया गया है, क्योंकि हमको पता है कि जो और एक एंशिएंट वेपन है जिसका नाम है प्लूटोन, उसका ब्लूप्रिंट हमने देखा है, उसका ब्लूप्रिंट था। तो ये बहुत एक फार फेच्ड पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूरेनस का भी ब्लूप्रिंट होगा। और यूरेनस अगर मतलब स्काई रिलेटेड वेपन है तो वो बहुत ज्यादा सेंस करेगा, क्योंकि तीनों वेपन में इसके जरिए से सिनर्जी आ जाएगा। जैसे कि पोसाइडन से इसको कंट्रोल करता है, प्लूटोन
प्लूटोन लैंड को कंट्रोल करता है और यूरेनस स्काई को कंट्रोल करता है, तो वो सेंस करता है मेरे भाई। मरीन्स जब एगेड आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं तब हम देखते हैं कि एक मैकेनिकल रोबोट अटैक करता है किजारू के शिप के ऊपर। किजारू उसको अपने लेजर बीम की एबिलिटी की मदद से कंप्लीटली इंसिनरेट कर देता है। तो उसके बाद हमको किजारू और सैंतोमारू के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है, जहां पर सैंतोमारू बोल रहा था कि मेरे सी बीस्ट के ऊपर अटैक मत कर। किजारू का टिपिकल रिस्पॉन्स था कि मैंने अटैक नहीं किया था उसको, पहले उसने मेरे को अटैक किया था। पर इवेंचुअली किजारू बोलते हुए हमको दिखाई देता है कि ये सब सारे जो मैकेनिकल रोबोट्स है वो बहुत ज्यादा कीमती है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। उन लोग ऐसे सब सारे लोगों को, सब सारी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट गवर्नमेंट को ही झेलना पड़ेगा। हमको यहाँ पर सैंतोमारू, किजारू और वेगापंक को लेके एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। तीनों लोग इस फ्लैशबैक में काफी हमको खुश दिखाई दे रहे थे, जो मेरे को काफी कूल लगा। हमको पता है कि ये तीनों कैरेक्टर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। ये तीनों लोग एसएसजी यूनिट का हिस्सा थे एक टाइम पे, या किसी न किसी तरीके से उस यूनिट में इन्वॉल्व थे एक टाइम पे। सैंतोमारू बोलता है किजारू को कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तू वेगापंक को मारने जा रहा है, और किजारू का रिस्पॉन्स यहाँ पर काफी एक्सपेक्टेड था। किजारू बोलता है कि मैं उसको रोक नहीं सकता था उसके डिसीजंस को लेके, उसके चॉइसेस को लेके। उसने वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च किया है तो उसको बेसिकली उसका भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा उसको। और किजारू यहाँ पर बोल भी रहा था कि मैं सिर्फ एक पहलू हूँ इस पूरे चीज में, इस पूरे मतलब मशीन में जो कुछ भी है। वो काइंड ऑफ एक टिपिकल रिस्पॉन्स है किजारू से। हमने कभी भी देखा नहीं है किजारू को इमोशनली किसी चीज से अटैच्ड होते हुए। वो बंदा बेसिकली अपने ऑर्डर्स को कैरी आउट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक वाइस एडमिरल सैंजे गार्सिया सैटर्न को सब सारी चीजों के ऊपर अपडेट कर रहा था, और ये ओडा का तरीका था सब सारी चीजों को मतलब फिर से फ्रेश करवाने के लिए उसके रीडर्स के दिमाग में, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद फिर से यहाँ पर आए एगेड आइलैंड पे। तो ओडा ने इसको अच्छी तरीके से हैंडल किया है मेरे हिसाब से। यहाँ पर फिर से हमको रीइटरेशन मिल रहा था कि कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है इस पूरे एगेड आइलैंड में। एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन में वेगापंक और उसके सैटेलाइट बॉडीज थे। सेरिफिम्स को डिप्लॉय किया गया था इस पूरे फाइट में। CP0 का इन्वॉल्वमेंट था जो है रॉब लुची, काकू, स्टर्सी, स्ट्राइड पायरेट्स का ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था। बाद में कई सारे PX को भी यूज किया गया था। सैंतोमारू PX को यूज करता है, उनको डिप्लॉय करता है एगेड आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लस एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन का जो फ्रंटियर डोम है उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो 100% है, जिसका मतलब ये है कि कोई बाहर नहीं जा सकता और कोई अंदर नहीं आ सकता अभी। प्लस ये वाइस एडमिरल जब ज्वेलरी बांधने के बारे में बताता है सैटर्न को, तो सैटर्न का रिस्पॉन्स था कि उसको जाने दे, वो छोटी बच्ची है। अब मुझे पता नहीं है, मुझे अब याद नहीं है, ठीक है, एगेड आइलैंड का पूरा चीज मुझे याद नहीं है, पर अगर मुझे सही से याद है तो हमको कंफर्म नहीं किया गया था कि ज्वेलरी बानी क्या है, क्योंकि हम लोग ज्वेलरी बानी को डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं। वो हमको बुढ़ी होते हुए दिखाई देती है, वो नॉर्मल स्टेट में दिखाई देती है जो हमको एगेड आइलैंड में दिखाई देती है, और प्लस वो हमको एक छोटी बच्ची के स्टेट में भी दिखाई देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्वेलरी बानी सच में एक छोटी बच्ची है, या यहाँ पर ट्रांसलेशन का कुछ इश्यू है यार, क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मेरे थॉट्स को होल्ड करके रखना चाहूंगा इसको लेके। अब एगेड आइलैंड पे जो कई सारे रिसर्चर्स थे उनको सैंतोमारू ने पहले बोला था, जब चीजें बहुत ज्यादा हीट अप होने लगा था तभी सैंतोमारू ने सब सारे रिसर्चर्स को बोला था बोट पे बैठो और निकल लो यहाँ पर से। तो सब सारे रिसर्चर्स यहाँ पर से निकल के एगेड आइलैंड से। तो जब सैंचे गार्सिया को इसके बारे में पता चलता है तो सैंचे गार्सिया ऑर्डर्स देता है कि उनको लोकेट करके उनको डुबा दो या उनको जान से मार दो। उन लोगों ने ऑलरेडी लोकेट कर दिया है कि कहाँ पर ये शिप्स है। तो सैंचे गार्सिया के यहाँ पर क्लियर ऑर्डर्स था कि उनको बेसिकली मार दो जान से, क्योंकि उसका बेसिकली यहाँ पर डर ये है कि मतलब उनमें से कोई भी एक को अगर पता चलेगा या पता रहेगा वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में या ये सब सारी चीजें, तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। ये मेरे को बहुत ज्यादा याद दिलाता है अकाइनो का। ऑब्वियसली हमको पता है अकाइनो ने भी कुछ यही सब सारी चीजें किया था ओहारा के इंसिडेंट में। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं चैप्टर के फाइनल सेक्शन में, जहाँ पर हम देख रहे थे कि वेगापंक योग कॉल करती है 5 एल्डर्स को। हमको पता है कि वेगापंक योग ही वेगापंक में स्निच थी, उसने ही ओरिजिनल वेगापंक के बारे में बताया था 5 कोरसेस को कि ओरिजिनल वेगापंक वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि उसको सिलेस्टियल ड्रैगन बनने का था। तो योग जब बात कर रहे थे 5 एल्डर्स के साथ, तब किजारू ने अपने ब्लैक ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए से इस पूरे कॉल को टैप किया था, तो वो भी सुन पा रहा था ये सब सारी चीजें। योग ने यहाँ पर कॉल किया था 5 कोरसेस को, क्योंकि योग पूछ रहे थे 5 कोरसेस को क्या तुम लोग मेरे को भी मारना चाहते हो। एगेड आइलैंड पे हम लोग देख रहे थे कि मरीन्स ने सराउंड कर लिया था पूरे एगेड आइलैंड को। तो योग यहाँ पर चिंता कर रहे थे कि क्या 5 कोरसेस उसको भी मारेंगे, और मुझे लगता है कि 5 कोरसेस ज्यादा केयर नहीं कर रहे थे योग के लिए, पर क्योंकि उनको एक स्पेशल रिक्वेस्ट आया था इस वजह से उन लोग एंगेज कर रहे थे योग के साथ। अब ये स्पेशल रिक्वेस्ट कहाँ से आया था? क्या ईमू ने रिक्वेस्ट किया था? क्योंकि 5 कोरसेस मदर फ्लेम्स को रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं योग से, और योग बोल रहे थे कि मैं रेप्लिकेट कर भी सकती हूँ उसको, और जो रेप्लिकेट करने के लिए फैसिलिटी चाहिए वो एगहेड आइलैंड पे ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि 5 कोरसेस का प्लान है कि उन लोग रेप्लिकेट करना चाहते
चाहते हैं इस डेंजरस वेपन को, और ये बहुत ही अब्सर्ड है कि इस तरह के वेपन को रेप्लिकेट किया जा सकता है। ऑब्वियसली बनाया है तो रेप्लिकेट किया जा ही सकता है, पर ये बहुत एक मैसिव वेपन है मेरे भाई। अगर इसको मास प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा तो मतलब खत्म, ये मतलब इतना डेवस्टेशन लेके आएगा कि पूछो ही मत। योक इस मदर फ्लेम वेपन को रेप्लिकेट करने के बदले वो सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती थी, और इससे पहले वो 5 गोरोसेस से एक फेवर मांगती है, और वो फेवर था कि उसको स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने बंधक बना लिया था, उसको कैदी बना लिया था। हम लोग उसको चेन्स में बंधे हुए देख रहे थे, और ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि हमको यहाँ पर एक जगह पे सब सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट CP0 के मेंबर्स दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर सिर्फ मुझे रॉबिन, काकू, स्टर्सी और लिलिथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं उन लोग कहाँ पर चले गए, पर ये सरप्राइजिंग था इन सब सारे लोगों को एक जगह पे देखने के लिए, क्योंकि सब सारे लोग प्रीवियसली स्कैटर्ड थे डिफरेंट लोकेशंस पे, और हम लोग देख रहे थे कई सारे लोगों को फाइट करते हुए सेराफिम्स के साथ। हम लोग नए सेराफिम्स को देख रहे थे। हमको उसाब पता है, हमको ये डेफिनेटली पता है कि बॉय हैंकॉक के सेराफिम ने उसाब को स्टोन में बदल दिया था, फ्रैंकी को हाफ स्टोन में बदल दिया था। तो उन लोग कैसे छूट गए? क्या उन लोगों ने हराया बॉय हैंकॉक के सेराफिम को? क्या सब सारे सेराफिम्स को हरा दिया उन लोगों ने? मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है? ऑब्वियसली थोड़ा जो सेक्शन है यहाँ पर हम लोगों ने प्ले आउट होते हुए देखा नहीं है। मुझे लगता है कि ओडा इवेंचुअली उसके ऊपर इलैबोरेट करेगा ही। मुझे नहीं लगता है कि वो ऑफ स्क्रीन नो भी यहाँ पर प्ले आउट करने वाला है या यूज करने वाला है। प्लस थोड़ा करीब से देखने से हमको बहुत सारे लोग गायब दिखाई दे रहे हैं उस लास्ट पैनल में, पर वो सब सारी चीजें हमको ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पर ये सब सारी चीजें चल रहा था इस चैप्टर में। तेरा क्या ओपिनियन है इस पूरे चैप्टर के ऊपर? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मेरे हिसाब से ये एक सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 चैप्टर था। ज्यादा कुछ क्रेजी नहीं था इस चैप्टर में। ऑब्वियसली क्रेजी मोमेंट्स थे इस चैप्टर में, पर जिस तरीके का मतलब स्ट्रीक रहा है वन पीस का 79 से लेके 88 तक, हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में गए थे। हमको इंसैनिटी दिखाई दे रहा था। अभी यहाँ पर हम लोग फिर से एगेड आइलैंड पे फाइनली आए हम लोग फाइनली, ठीक है। तो ये होना ही था। हमको मतलब ओडा कॉन्टेक्स्ट दे रहा था क्योंकि वो याद करवाना चाहता है कि क्या क्या हुआ था इस पूरे सीन में। तो उसको लेके हम लोगों ने कई सारा सेक्शन डेडिकेट किया था इस चैप्टर में। बट नेक्स्ट चैप्टर मेरे भाई कंप्लीटली क्रेजी 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर होने वाला है, ठीक है। पर अभी के लिए मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तुम हमेशा याद रखे भाई VR पे ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।